नमस्कार। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के पार्ट 3 वीडियो में आ रहे हैं। आज हम करेंगे डाइजेशन इन स्टमक या आमाशय में पाचन। आमाशय जनरली एक जे आकार की संरचना होती है जो डायफ्राम के नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में उपस्थित होती है। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं: कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। कार्डियक तथा पाइलोरस में क्रमशः भोजन के प्रवेश तथा निष्कासन के लिए एक एक वाल्व उपस्थित होता है जो भोजन के आने और जाने को कंट्रोल करता है। आमाशय की म्यूकोसा लेयर में लगभग 3.5 लाख गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है। इससे पहले हम इसके संरचना के बारे में देख ले तो डायग्राम में दिखाया गया है किस तरह स्टमक की म्यूकोसा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पोजीशन रहती है। डायग्राम में पूरी क्लियर बताया कि इसका एक सेक्शनल व्यू है जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड की पोजीशन दिखाई गई है। लैमिनिया प्रोप्रिया पाई जाती है, सिंपल पल्मोनरी एपिथेलियम पाई जाती है, नीचे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, मस्कुलरिस पाई जाती है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा दिखाई गई है। तो इस डायग्राम के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो पोजीशंस हैं उनको दर्शाया गया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। सबसे पहले कार्डियक ग्लैंड्स, नाम से मालूम पड़ता है कि यह आमाशय के कार्डियक भाग में पाई जाती है, तथा कॉलमनर ग्रैनुलर सेल्स या कणिकीय स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है। नलिकाकार ट्यूबुलर शेप की होती है तथा म्यूकस का सीक्रेशन करती है जो भोजन को लसलसा बनाती है। दूसरी प्रकार की सेल्स होती है फंडिक ग्लैंड्स। नाम से मालूम पड़ता है यह आमाशय के फंडिक भाग में पाई जाती है। ये भी ट्यूबुलर शेप की होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर शेप की होती है। यह भी कॉलमनर सेल्स या स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होती है। इन ग्लैंड्स में एंडोक्राइन सेल्स तथा 3 प्रकार की एक्सोक्राइन सेल्स पाई जाती है। मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या अंतर होता है। एंडोक्राइन वह से कोशिकाएं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्रंथियां होती हैं जो अपने उत्पाद को सीधा ब्लड में डालती है तथा ब्लड उस उत्पाद को टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है। एक्सोक्राइन सेल्स वो होती है जो एक नलिका के माध्यम से अपने उत्पाद को किसी अंग तक पहुँचाती है। तो इसमें 3 प्रकार की एक्सोक्राइन सेल्स पाई जाती है जो निम्न है। पहली होती है म्यूकस नेक सेल। यह क्या करती है? ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है। म्यूकस मैंने बताया था ये भोजन को लसलसा बनाने में काम आता है। दूसरी होती है चीफ और जाइमोजन सेल, इसको हिंदी में मुख्य कोशिका भी कहते हैं, और जाइमोजन सेल्स। यह कोशिकाएं पेप्सिन, रेनिन तथा गैस्ट्रिक लाइपेज का स्रावण करती है। पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हैं जिनका हम कार्य आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तीसरी प्रकार की जो एक्सोक्राइन सेल्स होती है वो होती है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। यह कोशिकाएं HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करती है तथा इसके अलावा एक इंट्रिंसिक फैक्टर का, जिसको हम हिंदी में आंतरिक कारक कहते हैं, उसका भी श्रवण करती है। हमारी बॉडी में HCl आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। हमने देखा होगा, हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो कहते हैं एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। वो एसिडिटी इसी HCl के कारण होती है, क्योंकि हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो HCl की मात्रा में ज़्यादा श्रवण होता है, और ज़्यादा HCl स्रावित होता है तो हमारे पेट के अंदर एसिड का निर्माण होता है, जिससे हमें एसिडिटी फील होती है। दूसरा, ये जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का सिक्रेशन करती है जिसको हम कहते हैं आंतरिक कारक या इंट्रिंसिक फैक्टर। यह इंट्रिंसिक फैक्टर या आंतरिक कारक विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, वह अपने आप भित्ति के एक तरफ से दूसरी तरफ उसका अवशोषण नहीं हो पाता। और विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण बॉडी के अंदर नहीं होता, वो बाहर से खाने के द्वारा लिया जाता है। इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को आपस में करके उसको ब्लड कैपिलरीज के दीवार से पार करके ब्लड में पहुंचाती है ताकि इसका अवशोषण हो सके। इन तीनों कोशिकाएं जो है, जो म्यूकस नेक सेल, मुख्य चीफ कोशिका, जाइमन कोशिका या पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, इन तीनों के कोशिका का जो सीक्रेशन होता है इसको हम कंबाइंड रूप से कहते हैं गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। अब तीसरे प्रकार की ग्लैंड होती है जो आमाशय में पाई जाती है, उसको कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड।
यह भी आमाशय के पाइलोरिक भाग में उपस्थित होती है तथा ट्यूबुलर शेप की होती है और स्तंभाकार या कॉलुमिनर कोशिकाओं की बनी होती है। यह ग्रंथियां पेप्सिन व म्यूकस का स्रावन करती है। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब गैस्ट्रिक जूस के अगर कंपोजिशन की बात की जाए, उसकी संरचना की बात की जाए, तो उसका सबसे पहले तो उसका दिन भर में टोटल अमाउंट जो सीक्रेट होता है वो होता है 1 से 3 लीटर पर डे। 1 से 3 लीटर हमारे आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है। इसका पीएच होता है 1.0 to 1.5 मीन्स हाईली एसिडिक, अत्यधिक अम्लीय। क्यों होता है हम पहले बता चुके हैं कि HCl के कारण हमारी कोशिका में ये जो पेराइटल सेल्स होती है, जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, वह HCl का निर्माण करती है, जिसके कारण ये हाईली एसिडिक होता है। इसमें भी 99.8% वाटर पाया जाता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात की जाए तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइपोफॉस्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात की जाए तो इसमें म्यूकस, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंटेंसिव फैक्टर, ये सभी प्रोटीन है जो एंजाइम, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ प्रोटीन है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। अब इसके कार्य की बात की जाए, गैस्ट्रिक जूस के कार्य किस प्रकार होते हैं, तो आमाशय में क्रमांकुंचन तरंगों के कारण बोलस के जठर रस में मिश्रित किया जाता है, जिससे भोजन तरल रूपी काइम में रूपांतरित हो जाता है। HCl के श्रावण के कारण आम माध्यम अम्लीय हो जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि जब मुंह के अंदर दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है और एक लसलसा बोला हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बोलस। जब ये बोलस गले से नीचे आमाशय निकल के फिर आमाशय में आता है, आमाशय में इसके अंदर जठर रस मिक्स हो जाता है या गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है। इसके अलावा HCl जो सीक्रेट होता है वो मिक्स हो जाता है और एक ये लिक्विड फॉर्म में निर्माण हो जाता है। इसका कलर हरे रंग का हो जाता है। यह कहलाता है, हमने कभी देखा होगा हमारी उल्टियाँ आती है, कभी हरे कलर की उल्टी होती है, वो काइम होती है एक्चुअली। तो वो बोलस हमारे पेट के अंदर जाके उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है, उसके बाद इसमें HCl भी मिक्स हो जाता है, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। उस लिक्विड फॉर्म को हम कहते हैं काइम। अब इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, हम आगे बता रहे हैं। सबसे पहला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन सबसे पहले तो 4 एंजाइमों का समूह होता है, जिसको हम पेप्सिन 1, पेप्सिन सेकंड ए, पेप्सिन सेकंड बी तथा पेप्सिन थर्ड कहते हैं। नॉर्मली कंडीशन में पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिव या अक्रिय रूप में पाया जाता है। उस अक्रिय रूप को हम कहते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कब एक्टिवेट होता है, ये HCl की उपस्थिति में एक्टिव होता है। जैसे हमारे पेट में भोजन पहुंचता है, HCl का सीक्रेशन हो जाता है, HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो पेप्सिन फर्स्ट है ये संपूर्ण आमाशय से सीक्रेट होता है, परंतु बाकी के जो सेकंड ए, सेकंड बी तो थर्ड है, ये मात्र कार्डियक और फंडिक भाग की म्यूकस से ही सीक्रेट होते हैं, नीचे से ही सीक्रेट होते हैं। मैं जो बता चुका हूँ, पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को, पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन को प्रोटीओजेस तथा पेप्टोन में बदल देता है। ये एक मिड साइजेस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आगे जाके अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स में बदल देना। सेकेंड एंजाइम जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं रेनिन। इसको हम रेनेट या काइमोसिन भी कहते हैं। यह रेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोरेनिन। यह प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में सबसे पहले रेनिन में बदल जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित घुलनशील कैसिनोजन को अघुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में रूपांतरित कर देता है। यह क्या काम करता है, जो दूध के अंदर जो कैसिनोजन पाया जाता है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। ये एक्चुअली दूध पर क्रिया करके उसको दही में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको हम कर्डिंग एंजाइम भी कहते हैं, या कर्डिंग एंजाइम। नॉर्मली इसके लिए कर्डिंग एंजाइम शब्द किया जाता है, कई बार जीके क्वेश्चनों में भी ये पूछा जाता है। तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जैसे मैंने बताया था, मुख में पाचन के दौरान लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित वसा का अपघटन कर देता है, परंतु वसा का पाचन बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि वसा के पाचन के लिए इतना आसान नहीं होता। वसा के पाचन के लिए पहले वसा का पाइसीकरण या वसा का इमल्सिफिकेशन जरूरी होता है,
और ये इमल्सिफिकेशन की घटना कहाँ होती है? ग्रेडिंग या ड्यूडोनियम के अंदर। इसलिए मुंह के अंदर और आमाशय के अंदर वसा का पाचन बहुत कम मात्रा में होता है। मोस्टली जो इसका वसा का पाचन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्रिया कहाँ होती है? ग्रहणी या ड्यूडोनियम में, जहाँ बाइल जूस या पित्त रस उपस्थित होता है। फोर्थ है इसका गैस्ट्रिक म्यूकस। जैसा हम कई बार अब तक पढ़ चुके हैं, म्यूकस होता क्या है? म्यूकस एक प्रकार का प्रोटीन है, संयुग्मी प्रोटीन, जो निम्न कार्य करता है। इसके कारण भोजन नम व लसलसा हो जाता है, जिससे पाचक रस तथा एंजाइम उस पर अच्छी तरह कार्य कर सके और उसका पाचन कर सके। ये गैस्ट्रिक जूस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। जैसे कि मैंने बताया, हम पढ़ चुके हैं कि गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है, जिससे वो हाईली एसिडिक होता है। यह हाईली एसिडिक उसके प्रभाव को गैस्ट्रिक जूस कम करता है। थर्ड है, ये आमाशय की म्यूकोसा पे एक मोटा आवरण बनाता है, जिससे कि HCl अपना प्रभाव दर्शा पाता है। आमाशय का जो इनर लेयर है, म्यूकोसा है, उसके ऊपर एक मोटी लेयर बना देता है। उस लेयर को बनाने के कारण उसके ऊपर उसके ऊपर HCl का प्रभाव नहीं हो पाता, जिससे वो उस आमाशय की आंतरिक दीवार सुरक्षित रहती है। यह गैस्ट्रिक म्यूकोसा के कार्य है। डाइजेशन इन स्टमक यहाँ कंप्लीट होता है। यह आमाशय की सेक्शन व्यू है स्टमक वॉल का म्यूकोसा, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की पोजीशन दर्शाता है। धन्यवाद।